हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ लाल खूनी लाल पहन के जो हैं वो शहजाद रियाज मौजूद हैं। अमूमन बातें ऐसी कर देते हैं, फिर खून जो है वो लोग आंसू खून के आंसू बहा के उनको वॉइस नोट्स भेजते हैं कि आप गलत बातें कर रहे हैं। लेकिन उस पे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन कैसे हैं शहजाद, आप हर हफ्ते जो है यूर इन ट्रबल। Uh, I am perpetually in trouble. Trouble is my middle name. टेलर स्विफ्ट ने मेरे लिए ही गाना गाया था, आई न्यू यू वर ट्रबल व्हेन यू वॉक्ड इन। तो अंदर दिल से तो आपका भी लाल है, आपने ये लबेदा उड़ा हुआ है आर्सेनल का, आंसू छुपाने के लिए अपने लीग से बाहर, चैंपियन लीग से बाहर, हर जगह से बाहर निकलने के बाद चैंपियंस आप लीग से कहाँ बाहर, क्वार्टर फाइनल में है सॉरी भाई। लिवरपूल बाहर हुई है, आप भी हो जाएंगे, लिवरपूल। कोई मसला नहीं है, कब से बाहर हो गए। तो आपके अंदर से लाल हैं, छुपाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम में जिंदा भी तो रहना है, दिल आपका भी लाल है। वही, हम तो ओपनली कैपिटलिस्ट हैं और दिल लाल है। और इस हफ्ते जो है वो फार्मूला वन ऑल्सो रिटर्न्स, तो वहां भी जो है वो दिल लाल ही है। तो लेट्स सी। नहीं नहीं, हमने अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए नासिर मंसूर साहब के साथ। इंशाल्लाह आपका अंदर का कैपिटलिस्ट थोड़ा तो मरेगा वो देखने के बाद। अच्छा, मतलब ये जी फिर से जो है वो द मार्क्सिस्ट एक्सपीरियंस रिटर्न्स सीन बिल्कुल, वापस हो कॉमरेड गया। आए पॉडकास्ट में, मैंने फौरन लाल शर्ट निकाल ली उनसे बात करने के बाद। मेहनती लोग हैं हम, यू जस्ट गॉट डन रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इसके फौरन बाद रफीउल्लाह काकर साहब आ रहे हैं, तो इनको लगता है कि पॉडकास्टिंग इजी काम है, नहीं है। बातें ही तो छोटी होती हैं और क्या करना होता है उसको। तुम इतना मुश्किल काम बना रहे हो, बैठ के तुमने गप्पे लगाने लोगों से कि भाई क्या हो रहा है, अपडेट दे दो जरा भाई रिकॉर्डिंग ऑन बातें करके। कैन गेट यू इनटू ट्रबल। हमारे इस हफ्ते व्हाट्स ट्रेंडिंग में मैं डालना भूल गया, बट एक्चुअली तो अदील भाई ट्रेंड कर रहे हैं। हमें पता था सियासत की आप तनकीद नहीं कर सकते थे, हमें पता था मिलिट्री की आप तनकीद नहीं कर सकते थे, मुझे अब पता चला है कि ड्रामों का भी नहीं जिक्र कर सकते आप, ओ बिकॉज रियली? टीसीएम की एक पॉडकास्ट आई अदील अफजल के साथ जिसमें अहद वफा डिस्कस हुआ, फिर दैट गॉट टेकन डाउन, फिर अहद वफा वाला जो पार्ट था वो कट कर वापस अपलोड हो गई। तो बट अब तक वो क्लिप वाज एवरीवेयर ऑनलाइन। सो अब हम टीवी ड्रामास को भी क्रिटिसाइज करने का हक पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है। चलें अब। मैं तो यही कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी के अंदर जो दिल के अंदर जो है ना वो एक जीएचक्यू का आर्मी चीफ मौजूद है जो हर चीज बंद पीका लगाना चाहता है हर किसी पर। जी जी, मेरा बस दिल ये मेरी होता जान कह रहे हैं ना आप। है। बस यही सीन है इस वक्त। ऑन टू मोर सीरियस टॉपिक्स, लेट्स स्टार्ट विद वी शुड स्टॉप विद दीज कॉमिकल इंट्रोडक्शंस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हर हफ्ते न्यूज जो है ना वो अबिस्मल और हार्ट ब्रेकिंग ही होती है। सेकेंड वीक रनिंग एमआई टॉप स्टोरी टेररिज्म है। सेकेंड वीक रनिंग टॉप स्टोरी। मतलब हर एपिसोड आई थिंक दैट वी डन टेररिज्म का हमने जिक्र किया है, आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड। So this week as well, major terror attack जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में 400 से जायद शहरी हॉस्टेज लिए जाते हैं। 36 से 48 घंटे तकरीबन क्राइसिस चलता है और उसके अंदर टू माय और उस पर हम इश्यूज पे बात करेंगे। बट अप फ्रंट कूडोज टू द सोल्जर्स, द कमांडोज, द एफसी पीपल जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल हॉस्टेज क्राइसिस ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये मैस कैजुअलिटी इवेंट भी हो सकता था, लेकिन जो है यस, इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, लेकिन वो मैस कैजुअलिटी इवेंट नहीं हुआ जिसका शायद जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ हुई थी हम बात भी कर रहे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी मच वर्स देन दैट। तो कूडोज टू द यंग मैन इन यूनिफॉर्म जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लोगों की जानें बचाई और सक्सेसफुली रिजॉल्व किया इस इशू को। लेकिन जो मेन इशू है वो मौजूद है, वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, उसकी बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे सामने है। और इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो DGISPR इज कंडक्टिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। मैंने थोड़ा सा उसको देखा तो दो चीज़ें मैं उस पर दोहरा दूं जो उन्होंने अनइक्विवोकली कही उसके अंदर। नंबर एक ये कि आपका जो टेरर ऑपरेशन था उसके जो कनेक्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं और इसके अंदर गालिबन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस अफ़गानिस्तान से की जा रही थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही कि आफ्टर दिस द रूल्स हैव चेंज्ड।
अब उसका क्या मतलब है वो जब कंप्लीट होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उस पे हम बात करेंगे व्हेन इट बिकम्स क्लियर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पॉलिसी। शहजाद, व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? मैंने अपना डिटेल्ड व्यू ऑन द इंसिडेंट इटसेल्फ तो कल एक वीडियो में दे दिया है, फिर अभी पॉडकास्ट भी आ रही है रफ़ीला काकर साहब के साथ, तो उसमें भी बलूचिस्तान डिस्कस होगा। जो रूल्स ऑफ द गेम वाली बात है, मैं जिस तरह देख रहा हूँ इसको, वो नजम सेठी ने भी रात में थोड़ा डिफाइन किया है। उन्होंने जिस तरह कहा है कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने का क्या मतलब है, उनका यही है कि हम भी फिर जिहाद एक्टिव कर देंगे, कश्मीर में एक्टिव कर देंगे। हम अगर जिहादी ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे थे, तो अगर हम अज़्यूम करेंगे नजम सेठी की चुड़िया होती है, या नजम सेठी अगर कुछ कह रहे हैं, तो आइदर किसी इन्फॉर्मेशन की बिना पर कह रहे हैं या किसी नैरेटिव सेटिंग की बिना पर कह रहे हैं। तो नजम सेठी को सुनने के बाद, और अभी आपने कहा है कि अगर डीजी आईएसपीआर ने भी ये बात कही है, आई सी इट एज़ मेबी सिमिलर विदाउट द सेम ब्लस्टर एज़ अजीत डोगल ने जो कहा था ऑफेंसिव डिफेंसिव वाली बात। मेबी नॉट अनदर मुंबई, 'cause उन्होंने तो कहा था कि अगर एक और मुंबई होगा तो फिर यू माइट लूज़ बलूचिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एपेटाइट नहीं है टू डू अनदर मुंबई। आई मे बी रॉन्ग अबाउट दैट, बट जितने हमारे इंटरनल मसले मसाइल चल रहे हैं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड बी इवन ड्रीमिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बट पॉइंट अफ़गानिस्तान की तरफ किया जा रहा है, पर हमारी मिलिट्री की हमेशा से एक इनसिक्योरिटी अबाउट इंडिया रही है, एंड इंडियन इन्वॉल्वमेंट अगर अलेज की जा रही है, तो बोथ ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड द वेस्टर्न फ्रंट आई डू फील के मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ जाएँगे। ईस्टर्न फ्रंट पे थोड़ा कम, नॉट विदिन द सिटीज़, नॉट क्रॉस बॉर्डर, बट आपके जो ट्रेडिशनल मिलिटेंट जिहादी ग्रुप्स हैं, उनको एक्टिवेट करके। बट जहाँ तक वेस्टर्न बॉर्डर की बात है, हमने टीटीपी में भी देखा कि आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके ऑपरेशंस किए हैं। तो वो कितना डीप जाते हैं, क्या करते हैं, स्पेशली नाउ विद द अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट इटसेल्फ आल्सो फेसिंग इश्यूज़ विदिन देम, सिराजुद्दीन हक्कानी और जो दूसरे हैं अखुंज़ई। उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट भी ज़रा शेकी ग्राउंड्स पर है, आई डू फील क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस स्पेशली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट आर ऑन द कार्ड्स। उज़ैर, योर टेक? मेरा इस पे पर्सपेक्टिव जो नजम सेठी ने बात की, आई सॉ दैट टू। जो एक और इंटरेस्टिंग बात थी, ही अलूडेड टू एंड ओपनली आल्सो कॉल्ड इट पोटेंशियल रेजीम चेंज मूव्स इन अफगानिस्तान। तो अब वो किस तरह होता है, क्या वो तुर्कमेनिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन पे होता है, क्या इसके अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रेशर डालना चाहती है तालिबान पे, उसके साथ कोई असेसमेंट होती है, आईसिस खुरासान के ऊपर आगे कोई मोमेंटम होता है, रिमेन्स टू बी सीन। माय व्यू ऑन दिस इज के एक तो ना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैपेसिटी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑन द इंडिया साइड छेड़ने की, और ना ही मेरे ख्याल में कोई विलिंगनेस है। मुझे लगता है कि ईस्टर्न फ्रंट पे सीज फायर मेंटेन होगी। कश्मीर में आई डोंट एंटिसिपेट कि इस चीज़ को इस वक्त छेड़ा जाएगा, बिकॉज इशू ये है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि अगर एस्केलेशन लैडर होती है आउट ऑफ द लेट्स गेम दिस आउट के कश्मीर में आप कुछ करते हैं जो कि पहले भी हो चुका है कुछ महीनों सालों पहले फॉर सॉरी। तो उसका जो साइकिल है वो ये है कि एस्केलेशन इंडिया फिर करेगा इधर थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स और मूवमेंट्स टू द बॉर्डर एसेट्रा। अगर वो होती है तो इमीडिएट जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा रिसोर्सेज का, वो आपकी वेस्टर्न फ्रंट से सोल्जर्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से draw करेगा to the line of control, which creates more space for the more immediate problem in the western front. तो मुझे नहीं लगता कि जिहाद एज अ स्ट्रैटेजी और टेररिज्म एज अ स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स कश्मीर रिवाइव होगी। मैं समझता हूँ कि और एयर स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान के अंदर। जो मनूवरिंग चल रही है विद इन द अफगान पॉलिटिकल सिस्टम वो शायद एक्सेलरेट हो पाकिस्तान की तरफ से। और जो ये एक बात की जा रही थी कुछ महीनों पहले भी जब डीजीआई सेंट्रल एशिया के ममालिक से मुलाकातें कर रहे थे कि शायद पंशीर में नॉर्दर्न अलायंस को किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ड किया जाए। तो मुझे लगता है शायद वो भी प्लान रिकंसिडर हो, और अफगानिस्तान के ऊपर और मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए। आई थिंक दैट इज़ द मोर इमीडिएट सिनेरियो जो मैं समझता हूँ कि प्ले आउट होगा आने वाले हफ्तों के अंदर। एज़ फार एज़ द इंडिया फैक्टर इज़ कंसर्न्ड, ज़ाहिर-सी बात है कि रफ़ीला काकड़ ने भी बोला कि प्राइमरी ड्राइवर इंडिया नहीं है। हम हर चीज़ ही फ़ॉरेन साज़िश, इंटरनेशनल साज़िश, वी ड जंप टू दैट। बट अगर हम तारीख़ भी देखें, पाकिस्तान ने जो 1947 से लेके 1971 तक किया, उसकी वजह से बांग्लादेश बना है।
इवेंचुअली जब आपने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया तो इंडिया स्टेप्ड इन मिलिटरीली एज वेल, मुक्ति बानी की ट्रेनिंग एज वेल। तो बलूचिस्तान में भी जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, जो पाकिस्तान ने किया है, प्राइमरी ड्राइवर वही है। बट नाउ इट्स कम टू अ पॉइंट वेयर बलोच सेपरेटिस्ट, स्पेशली द वन सिटिंग अब्रॉड, प्राउडली से कि यार जहाँ से भी हमें पैसा और सपोर्ट आएगा हम ले लेंगे। वो अमेरिका, आई थिंक वन ऑफ देम सेड के शैतान से भी आएगा तो हम ले लेंगे। नॉट दैट ही वाज कॉलिंग इंडिया और अमेरिका शैतान। तो इंडिया का रोल आप कैसे देखते हैं? मेरी नज़र में तो वो भूषण यादव का पकड़ा जाना हो, अजीत डोभाल की ये स्टेटमेंट हो, मेरे ज़हन में तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया स्पॉन्सर या फंड कर रहा होगा, उसका शायद कोई एविडेंस भी हो। इतनी कोई शॉकिंग बात ये मुझे बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन मैंने जब ये वीडियो में बोली तो इंडिया में बड़े लोग नाराज़ हो गए। व्हाट्स योर टेक ऑन इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट? आई मीन लुक, इसके अंदर देर आर प्रॉक्सी वॉर्स अक्रॉस दिस रीजन। ईरान पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है, इंडिया पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है। और अल्टीमेटली जो प्रॉक्सी वॉर आप जब चलाते हैं किसी भी मुल्क में, तो उसका अंडरलाइंग ड्राइवर आपकी अंदरूनी फॉल्ट लाइंस होती हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं इस बात से इतना ज़्यादा अग्री नहीं करता कि इंडिया इज़ द मेन स्पॉन्सर ऑफ बलोच टेररिज्म और बलोच सेपरेटिज्म। एंड द रीज़न आई विल गिव इट एज फॉलोज। मैंने पूरा इस पर एक पेपर लिखा था लास्ट ईयर रूहान अहमद के साथ ऑन द इलिसिट इकॉनमी इन बलोचिस्तान। वो इलिसिट इकॉनमी इतनी बड़ी है शहजाद बलूचिस्तान की कि लोग जो हैं जिनसे हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, आप अगर एक चेक पोस्ट मैन कर रहे हैं जहां से इलिसिट डीजल और फ्यूल ईरान से स्मगल होता है, जस्ट वन ऑफ द चेक पोस्ट, तो उस पर आप साल में जो है वो इतना पैसा बना सकते हैं कि आप 2-3 साल बाहर आराम से उसके बाद गुजार सकते हैं। ये इतना पैसा है इस सप्लाई चेन के अंदर जस्ट फॉर दैट वन चेक पोस्ट। तो ये जो इलिसिट इकॉनमी का पैसा घूम रहा है, वो ही खुद ही इतना ज़्यादा है कि अगर आप उस पॉलिटिकल इकॉनमी का हिस्सा हैं, चाहे आप सियासत की साइड पर हों, बलोच जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड सियासतदान सिस्टम के अंदर, चाहे आप उन तरफ बैठे हों, चाहे आप सिक्योरिटी इदारे या एफसी या पुलिस या इनके अंदर करप्ट ऑफिशियल मौजूद हों, या आप सेपरेटिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स के हिमायती हों जो इस पॉलिटिकल इकॉनमी का हिस्सा हैं। पैसा इतना है कि अगर आप तीसरी तरफ हैं, यानी कि आप इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो इस इलिसिट इकोनॉमी से ही आपके ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं जिससे आप इंसर्जेंसी चला सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर इज डेटा मौजूद है। पाकिस्तान की पेट्रोलियम स्मगलिंग रिपोर्ट जो एक आई थी इमरान खान के ज़माने में, लोग उससे पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्केल ऑफ जस्ट इकोसिस्टम जो फ्यूल साइड पर है वो कितना बड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि बलोच इंसर्जेंसी को फॉरेन फंडिंग की ज़रूरत है अपने आप को सस्टेन करने की, नंबर एक। नंबर दो, जहां उनके पास कैपेसिटी मौजूद है वो दो जगहों पर है इन टर्म्स ऑफ सेफ हेवन्स एंड ट्रेनिंग ऑपरेशंस। वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन है और वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन है। और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत के आने के बाद से एक क्लैरिटी नज़र आ रही है कि वहाँ सेफ हेवन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इस पे हम भी बात कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। सेकंड की बात यह है। तीसरी जो बात मुझे समझ नहीं आती, जिसका जवाब आई डोंट थिंक पाकिस्तान की के इदारों ने भी दिया है, कि हम 2002-3 के बाद से सुनते हुए आ रहे थे कि इंडिया जो है वो अशरफ गनी या हामिद करजई की हुकूमत के साथ मिलके, एनडीएस के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिसकंटेंट बढ़ा रहा है, अटैक्स करवा रहा है, एक्सेट्रा। फिर आती है तालिबान की हुकूमत। तालिबान तो पाकिस्तान के साथ थे, तो अभी भी यही एलिगेशन की जा रही है कि अफगान हुकूमत इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि क्या उस वक्त व्यू गलत था जब एनडीएस और रॉ का कनेक्ट बताया जाता था और डजन्स ऑफ कॉन्सुलेट्स की बात की जाती थी, या अब की बात गलत है कि अफगान तालिबान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज एज ओपन and shut a case in my view. And even if there is a role, let's assume that there is a role, it is marginal at best, क्योंकि जो broader political economy drivers हैं इस crisis के, वो खुद ही इतने डोमिनेंट हैं कि आपको दूसरी तरफ देखने की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है। उनको रिजॉल्व कर लें तो 90% स्पेस खुद ही ख़त्म हो जाएगा इंडिया के लिए। हम सालों से कह रहे हैं कि जो हमारी आइडिया था कि हमारे भाई आ गए हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ से जो सिलसिला शुरू हुआ और ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी में जो ख़त्म हुआ, चले इमरान खान ने ये बोला, ख्वाजा आसिफ ने आयते कुरान की ट्वीट की थी, तो जो ये जो भंगड़े लगाए जा रहे थे, भंगड़े क्या होते हैं, भंगड़े भंगड़ा पाए जा डाला रहे थे, जाता है भंगड़ा जो डाला जा रहा
भंगड़े डाले जा रहे थे, यहाँ पर डाले ही जा रहे होते हैं डाले ही पाकिस्तान होते में, हैं तो हमेशा। भंगड़े हो या लंगड़े हो, भंगड़े ही डाले ही डाले हैं पाकिस्तान में। तो उस वक्त से हम यही रो रहे थे कि भाई नहीं होता फर्क, तालिबान तालिबान होती है, वो टीटीपी अफगान तालिबान। आईएसआई फंडेड पॉडकास्ट हो रही थी कि नहीं नहीं, दो अलग चीजें हैं, अब ये पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर चीज है। सो ये अभी मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई बहुत ज्यादा ट्वीट कर रही है टेररिज्म के बारे में। तो ये रफीउल्लाह काकड़ से भी जो आपकी बात हुई थी, उन्होंने काफी डिटेल में समझाया कि ये जो एक आइडिया था कि टीटीपी को रिहैबिलिटेट करेंगे, तालिबान हमारे भाई आ गए हैं, अब तो हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे, इस्लामिक ब्रदरहुड है हम दोनों के बीच में। ये कितनी बेवकूफी थी, ये कितनी बड़ी फेल्ड पॉलिसी थी आपकी नजर में? ये बहुत बड़ी फेल्ड पॉलिसी थी, और उससे बड़ी फेल्ड पॉलिसी ये थी कि आपने जिस स्पीड से तालिबान का टेक ओवर करवाया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट इन द वे दे डिड, बगराम भी चले गया सब कुछ। तो नंबर एक, जो आपके पास इंटेल कैपेसिटी थी या सीटी कैपेसिटी अक्रॉस द बॉर्डर थी, वो जीरो हो गई ओवरनाइट, नंबर एक। सीटी क्या है? नंबर, सॉरी, यू सेड सीटी कैपेसिटी, व्हाट सीटी? सीटी माने? काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी। नंबर एक ये इशू हुआ आपके लिए, अमेरिकन लेफ्ट। नंबर टू ये हुआ कि वो जिस स्पीड से गए और जो वो चीज़ें छोड़ के गए, वो जो माल है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। आज भी डीजीआई एसपीआर दिखा रहे थे कि उनके पास जो है वो अमरीकी एरा के हथियार मौजूद हैं, आरपीजीज हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं। ये सारा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वो अफगान तालिबान ने मार्केट में डाला है। ठीक है ना, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने डाला है, या दोस्त जिन्हें कहा जाता था। तो जब आपने ये काम किया, तो आपने अपने लिए क्राइसिस क्रिएट किया। और नंबर थ्री, इस क्राइसिस के नतीजे में जो अब नई चीज नजर आ रही है, वो एक लेवल ऑफ लर्निंग एंड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द तालिबान, अफगान तालिबान और टीटीपी एंड द बलोच इंसर्जेंसी। जहाँ टैक्टिक्स हों हिट एंड रन के, जहाँ लर्निंग्स हों कि आपने लोकल पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करना, आपने एक ऑक्यूपेशन का बयानिया बनाना है। जहाँ टैक्टिक्स हों आईईडीज के, और जहाँ टैक्टिक्स हों सुसाइड बॉम्बिंग्स के, वो आपको नज़र आते हैं बलूचिस्तान में आते हुए। और वो इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ की लर्निंग है ये अफगानिस्तान की। आखिरी पॉइंट इसके अंदर वो ये कि अगर इस क्राइसिस से आपने बाहर निकलना है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने पहले रीजनल एक्टर्स के साथ बैठ के एक रूल्स ऑफ द गेम तय करने हैं एट अ नेशन स्टेट लेवल। ये बात मैं समझता हूँ कि आप ईरान से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक से कर सकते हैं। आप अफगान तालिबान से ये बात नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट ऑपरेट लाइक अ मॉडर्न नेशन स्टेट। एंड देयर इन लाइज द कनंड्रम फॉर पाकिस्तान, कि जो मेन इशू है अफगानिस्तान का, उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व उस तरह से नहीं किया जा सकता जिस तरह आप बाकी रीजन के नेशन स्टेट्स हैं उनसे कर सकते हैं, विच इज द प्रॉब्लम हियर फॉर पाकिस्तान। इसमें अमेरिका का जो आपने ज़िक्र किया, अगर बलूचिस्तान स्पेसिफिक हो जाएँ हम, अगेन कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट स्ट्रैटेजिकली अगर हम इसको भी प्ले आउट करें, चाइना का जितना इंटरेस्ट है, चाइना अमेरिका की जितनी डिक्लेयर्ड एक ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर है, इट्स नॉट मे बी द कोल्ड वॉर इज़ नॉट एट द लेवल जिस तरह सोवियत यूनियन का था, बट हमने सीरिया में भी देखा कि भई इन्वॉल्वमेंट दोनों की थी। तो एज़ फार एज़ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान इज़ कंसर्न्ड, I cannot imagine that American intelligence is not in Balochistan. I cannot imagine that America is not keeping a close eye on Balochistan, if not going even further than that. How do you see America's role in all of this? आई थिंक इट्स फेयरली लिमिटेड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। और जहाँ है एक्सेस या रोल है, मैं समझता हूँ कि वो थ्रू लैंगली होगा, CIA। और वहाँ पर देयर इज़ वेरी टाइट कोऑर्डिनेशन एक्चुअली ऑन द फ्लिप साइड बिटवीन द पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द CIA। तो मैं नहीं समझता कि इतना एक्टिव है CIA ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक उनके जो मेन दो इश्यूज हैं जिस पे वो नज़र रखना चाहते हैं, from what I've gathered over the years, एक ये है कि on Iran and the Iranian influence in the region and keeping that border as a area जहाँ वो नज़र रख सकें। और दूसरा ये कि उसके थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है पर्टिकुलरली ऑफ इरानियन अफिलिएटेड प्रॉक्सी फाइटर्स, जो फिर इराक, सीरिया, लेबनान में जाके लड़ाई करते हैं, वो उनका मेन इंटरेस्ट है। तो आई डोंट सी anything that I've seen over the years जहाँ CIA is on the other side of Pakistan in the Balochistan border regions. In fact, कुछ जो reports हैं public domain में लोग search कर सकते हैं from some years ago, वो ये है कि
CIA actually was supporting Sunni hardline groups in Balochistan, like Jundullah, to conduct attacks on Iranian soil and sow discontent on the Sunni side of Iran in that sense. क्योंकि वहाँ से बलूचिस्तान सिस्तान का जो सूबा पड़ता है वहाँ पे एक अपहीवल चल रहा है काफ़ी टाइम से. तो मेरे नज़दीक अगर रोल है भी तो वो एंटी पाकिस्तान एज सच नहीं है. इट इज़ मोर लुक्ड एट फ्रॉम द एंटी ईरान लेंस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. आप कह रहे हैं अमेरिका का सीपैक में कोई इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है. मैं कह रहा हूँ प्रॉक्सी वॉर के अंदर क्या वो एक्टिव हैं उस तरह ऑन द साइड दैट हर्ट्स पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो. आई जस्ट फाइंड इट क्यूरियस कि बीएलए कितना पब्लिकली बार बार चाइना 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 गेट आउट ऑफ हियर, एंड देन मैंने अपनी वीडियो में बोला महारंग की कोई गलती नहीं है कि उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्शन मिल रही है, बट जिस तरह मलाला की भी कोई गलती नहीं थी, बट एट द सेम टाइम वेस्टर्न, अगेन आई एम यूजिंग दैट टर्म ब्रॉडली, आई हेट दिस जनरलाइजेशंस, बट जो मीडिया है उसकी जो प्रोजेक्शन है या नोबेल प्राइज मिलना, ग्रेटा थर्नबर्ग के हमने केस में देखा कि उनको भी बहुत प्रोजेक्शन मिल रही थी, उन्होंने पैलेस्टाइन का बोलना शुरू किया, वो चीज़ खत्म हो गई. ईरान में अगर किसी औरत पे जुल्म होता है वो चीज़ प्रोजेक्ट की जाती है, कवर्स पे भी आ जाती है, फ़लस्तीन में होता है नहीं होता. तो जो एक जनरल पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं मुल्क के, मीडिया भी सॉर्ट ऑफ इन लाइन रहता है. तो आई एम नॉट सेइंग इट्स महारंग्स फॉल्ट दैट शी इज बीइंग नॉमिनेटेड, बट आई डू फाइंड द प्रोजेक्शन एंड द कवरेज इट गेट्स rather curious, if not skeptical of any conspiracy theories. I am curious about all of these things. No, I mean you're right on this. The projection and the attention paid to all of these things is interesting to note, and of course there's a geopolitical element, and ये सिर्फ वेस्ट का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नैरो करूं रीजन के अंदर, या हम कहते हैं सीपैक और ग्वादर एक बड़ा इशू है. सबसे बड़ा इशू तो सीपैक और ग्वादर डायरेक्टली फ्रॉम अ जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो ईरान के लिए है कि अगर ग्वादर बनता है तो चाबहार का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है ना. एजाज सैयद इस हफ्ते बात कर रहे थे कि अगर ग्वादर बनता है तो सम ऑफ द बिग पोर्ट्स अक्रॉस द पर्शियन गल्फ इन द जीसीसी में ऑल्सो गेट हर्ट. आई डोंट फुली अग्री विद दैट क्योंकि वो बहुत आगे डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको इतनी इमीडिएट कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन इमीडिएट तो चाबहार है फॉर एग्जाम्पल, राइट. So there are wheels within wheels in this issue related to Chinese investments, etc. और उसके अंदर फिर आप दूसरी चीज भी अब देखें कि अब सिर्फ चाइना नहीं है बलूचिस्तान में एक्टिव. Canada also has a major stake through Barrick Gold and Reko Diq, right? तो वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, the Canadians are also involved in this process now as well. सऊदीज को लाने की कोशिश की जा रही है. तो अगेन इट्स नॉट कट एंड ड्राई कि कौन किस तरफ इस इशू पे खड़ा है और किसकी गेम कहाँ जाके मिलती है. I think we jump to separatism very quickly, कि ये इसको अलहदगी करवाना चाहते हैं, ये वो करवाना चाहते हैं. हम ये नहीं कह रहे. कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं, कंट्रीज कीप एन आई ऑन थिंग्स, एंड व्हेन थिंग्स हैपन कंट्रीज गेम आउट उनका फायदा क्या होगा और फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी. तो हम जो एक सिंपलिस्टिक सा टेक देते हैं कि ये तोड़ना चाहते हैं, मुझे भी नहीं लगता कि अमेरिका का इंटरेस्ट है तोड़ने में या अलग मुल्क बनाने में. मुझे नहीं लगता कि इंडिया का भी इंटरेस्ट है. ईरान, आई डोंट नो अबाउट ईरान पॉलिटिक्स इनफ टू से कि उनका क्या इंटरेस्ट होगा. व्हाट्स योर टेक ऑन ईरान इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान? आई डोंट थिंक उनको भी कोई शौक है. I think the main Iranian interest in Balochistan is कि वहाँ जो safe havens हैं, again वो सुन्नी radical militants के हाथों में ना चले जाएं क्योंकि एक तारीख रही है पोस्ट इरानियन रेवोल्यूशन एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स की अक्रॉस द बॉर्डर. उसका रिस्पॉन्स इरानियंस ने ये किया है कि उन्होंने दूसरे तरह के ग्रुप्स को इन पर्टिकुलर बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स को पनाह देना शुरू कर दिया है. तो ये ईरान का इंटरेस्ट है. इट इज़ वेरी सिमिलर. ये जो बलूचिस्तान का इशू है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कर्डिश क्वेश्चन फॉर सीरिया, टर्की एंड इराक. यानी कि ये ट्राइब्स और ये एथनिसिटी के लोग इन तीनों ममालिक में मौजूद हैं, और अगर एक जगह सेपरेटिज्म की आग उभरती है तो बाकी दोनों ममालिक को भी उसका जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ भी ये फिर आग बढ़ेगी. सिमिलर टू द कर्डिश क्वेश्चन विच इज़ वाई फॉर एग्जांपल हमने इस पर लास्ट वीक बात भी की थी कि PKK के साथ तुर्की ने जो है वो सीज फायर ऐलान किया है और डी वेपनाइजेशन और डी एस्केलेशन का प्रोसेस चढ़ा है, जिसकी वजह से अब इराक के अंदर भी पॉजिटिव बात की जा रही है और सीरिया के अंदर भी. तो दीज आर, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ पैरेलल, यू कैन स्टडी द कर्डिश क्वेश्चन व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द बलूचिस्तान क्वेश्चन हियर, व्हिच इज व्हाट मेक्स मी थिंक ईरान का भी बलूचिस्तान आजाद करवाने में कोई
आई डोंट थिंक सो। इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज एक हेवी शिया प्रेजेंस पाकिस्तान में तो है, तो अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है या वहाँ सुन्नी मिलिटेंसी बढ़ जाती है by virtue of the fact that it's Sunni, that's not great for Iran. मैं पढ़ लेता हूँ कि पाकिस्तान सेकंड ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स with the number of deaths in the terrorist attacks rising to 45% over the past year to 1,081. This is the fifth consecutive year in which an increase in terrorism related deaths has been recorded, and the largest year on year increase in the last decade of Pakistan. तो ये जो हम पिछले 2 हफ्तों से टेररिज्म की बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से टेररिज्म की बातें कर रहे हैं। अब ही जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अनस मलिक ने ट्वीट किया हुआ था कि साउथ वज़ीरिस्तान में एक मस्जिद में बॉम्ब फटा है, जिसमें JUIF के एक जो लीडर हैं वो भी अब हर्ट हुए हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि द एक्सटेंट ऑफ हिज इंजरीज। क्या आपको ये फील आ रही है कि पाकिस्तान फिर उस रास्ते जा रहा है जिस रास्ते हम बड़े हुए थे, जहां हमें नॉर्मल लगता था कि अच्छा मुल्क में कल 7 बॉम्ब फट गए, कल 6 बॉम्ब फट गए, कराची में एक एरिया में बॉम्ब फटता तो दूसरे एरिया को फर्क भी नहीं पड़ता था। क्या आपको लगता है कि हम वापस उस टेरिबल टाइम्स के करीब जा रहे हैं? जा रहे हैं और काफी टाइम से जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ये नहीं लगता कि वो प्रीवियस सिचुएशन रिपीट होगी। और उसका एक बड़ा की रीज़न ये है कि अगेन इंसर्जेंसीज और टेरर मूवमेंट जो हैं वो वक्त के साथ सीखती हैं, जिस तरह रियासतें भी सीखती हैं अपने सबक, या सीखने चाहिए। टेररिस्ट ग्रुप्स ने इस वक्त मेरे ख्याल में बिलखसूस TTP और BLA ने 2 की चीज़ें सीखी हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका के एक्सपीरियंस से। नंबर 1 ये, और पाकिस्तान के पिछले एक्सपीरियंस से भी। नंबर 1 ये कि अगर आप अर्बन पाकिस्तान, या जिसे रफ़ीउल्लाह काकर पाकिस्तान प्रॉपर कहते हैं, वहाँ आप एस्केलेट करेंगे तो आप स्पेस अपने लिए कंस्ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि अर्बन पाकिस्तान की सोसाइटी या अर्बन माशरा यूनिफाई हो जाएगा आपके साथ कुछ करने। हमने स्वात में भी देखा, वजीरिस्तान में भी देखा फॉर एग्जांपल। तो नंबर 1 ये कि आप उस तरफ एस्केलेट ना करें, क्योंकि आपके कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं फ्रॉम एन आउटकम ऑफ दैट यूनिफिकेशन। दूसरा लेसन उन्होंने ये लर्न किया है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके अटैक्स का टेम्पो और टारगेटिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट अफिलिएटेड लोगों की तरफ रहे, एज अपोज टू द रेगुलर पॉपुलेशन। तो हमने जो पिछले वेव ऑफ इंसर्जेंसी में देखा था, अब्दुल्ला शाह गाजी पे अटैक हो रहा है, लोकल जगहों पे सिटीजन सिविलियंस मारे जा रहे हैं, दीज आर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स। तो ये आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जाफर एक्सप्रेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि द इंटेंट देयर वाज टू किल इनोसेंट सिविलियंस, और वो टारगेटेड असैसिनेशन जो बलूचिस्तान में पंजाबियों की फॉर एग्जांपल की जाती है, वो सिर्फ पंजाबियों को मार इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर बलोच को मारेंगे तो लोकल पॉपुलेस उनके अगेंस्ट टर्न हो सकती है। They तो आई थिंक दोज separated टू, people by ethnicity over here also there. करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जो लर्निंग है उसकी वजह से अगर जो वेव आ रही है वो आ चुकी है, लेकिन वो बड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रॉपर में लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन इनग्रेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले मल्टीपल ऑपरेशंस किए गए थे पंजाब के अंदर काउंटर टेरर डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां तालिबान के सेल्स, तालिबान के शैडो शूराज जो कि पंजाब में उभरते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें डिसमेंटल किया गया। IS खुरासान का पूरा नेटवर्क डिसमेंटल किया गया है पाकिस्तान के अर्बन इलाकों में। तो ये थ्रेट तो आ चुकी है, लेकिन उनके टैक्टिक्स इवॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको इस वक्त महसूस नहीं हो रहा पाकिस्तान प्रॉपर में ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त। जिन लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया था कि आप लोग बहुत जल्दी-जल्दी मूव ऑन करते हैं, डीप डाइव क्या करें, तो आपके फीडबैक के चक्कर में हमने पूरी एपिसोड इस पे ही लगा दी है और बहुत चीज़ें थी, तो वी गोना ट्राई एंड रन थ्रू दिस। आवर सेकंड टॉप स्टोरी इज़ कि सिंध असेंबली ने अब रेज़ोल्यूशन पास कर दिया है यूनानिमसली रिजेक्टिंग कैनाल्स। दिस हाउस categorically rejects the construction of 6 new canals on the Indus River and tributaries, including the Cholistan Canal. It demands an immediate halt to any plans activities related to the construction of the Cholistan Canal. The House calls on the federal government and the Indus River System Authority (IRSA) to honor the terms of the 1991 Water Accord. फिर प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में, आसिफ अली जरदारी ने भी बोल दिया, फिर इन प्राइवेट बिलावल जर्नलिस्ट से मिले, उधर भी बोल दिया। तो हम लोग बहुत गालियां देते हैं जमहूरियत को, जमहूरियत जितनी भी भद्दी हो, जितनी भी बदसूरत हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज
जितनी भी दुनिया में बुरी से बुरी तरीन हो, और हम बहुत बातें कर चुके हैं कि अब जो करंट निज़ाम है वो कितना बुरा है। जब पब्लिक प्रेशर आता है, दीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ एटलीस्ट रिस्पॉन्ड टू द पब्लिक प्रेशर। एंड सिंध ने जो सस्टेन्ड प्रोटेस्ट की हैं पिछले कई महीनों से, रमज़ान की गर्मी में लोग इस वक़्त रोडों पर आए हुए हैं, रोज़े में लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका असर इतना हुआ है कि अब ऑफ़िशियली सिंध की असेंबली ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, यूनानिमसली पास किया है। प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, जो कि गैर रिवायती है, इस तरह से कोalition पार्टनर को खुलकर पब्लिक में बोलना आसिफ अली ज़रदारी का। तो जितनी भी बुरी हों ये, दे हैव टू रिस्पॉन्ड। इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि ये टफ डिसीजन नहीं ले सकते, अवाम नहीं, अवाम में जाना ज़रूरी चीज़ है, अवाम को जवाबदेह होना ज़रूरी चीज़ है, अवाम के प्रेशर को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी चीज़ है। हमारी रियासत जिन चीज़ों को टफ डिसीजंस बोलती है, ये वही मंजूर पश्तीन वाली बात है कि रियासत चंद लोगों के निज़ाम का नाम है। तो चंद लोग अपना फ़ायदा करने के लिए, चोलिस्तान के लोगों का फ़ायदा करने के लिए नहीं, चंद अमीर लोग को फ़ायदा करने के लिए, बैरूनी लोगों को ज़मीनें बेचने के लिए चोलिस्तान को आबाद कर रहे थे। उसके खिलाफ अगर आवाम उठी है और पॉलिटिकल पार्टी ने फिर रिस्पॉन्ड किया है, दिस इज़ नथिंग बट अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। उज़ैर, योर टेक? No, I fully agree. और again जो pressure आया है, it's telling on the People's Party हुँ, 100% for now. अब ये बात कहाँ तक जाती है remains to be seen. मेरी आज आरफा नूर से इसी टॉपिक पे मैंने एक सवाल किया, तो she said something very interesting. वो ये कि जो रियल इशू है in this for the federation या for the establishment in particular, वो ये है कि पिछले 3-4 सालों से if you narrow down the window, खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह से स्टेट ऑफ रिबेलियन है अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट। बलूचिस्तान पे हम अभी बात कर चुके हैं, सबके सामने है। पंजाब में पोस्ट वीओएनसी एक बहुत उभरता हुआ ये माहौल आया है। और सिंध एक जैसी जगह थी जहां पीपल्स पार्टी वाज सिक्योर, और जहां एक तरह से आपको कुछ ज़्यादा कराची के बाहर गेम्स नहीं करनी पड़ रही थी टू डील विद द ब्रॉडर सोशल अपहीवल. People's Party had that largely under control from a political standpoint. अब सिंध भी जो है वो आपने उसको खड़ा कर दिया है in terms of protest, mass mobilization, which is driven by, let's be very clear, the SIFC mandated Green Pakistan Initiative. तो अब आपका जो एक आखिरी सूबा बाकी रह गया था, गिलगित बल्तिस्तान भी उसके अंदर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, तो अब सिंध भी आ चुका है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फेडरेशन कि आप हर सूबे के अंदर ऐसी डिसीजंस आपने ली हैं जहां उस इलाके के लोग अब उठ के खड़े हो चुके हैं फॉर डिस्पैरेट कॉजेज. एंड यस, मे बी वन कैन से एज लॉन्ग एज इट डिस्पैरेट कॉज है तो हम मैनेज कर लेंगे इन 5 और 6 जगहों के लोगों को. आई डोंट थिंक इट्स एज हुँ, सिंपल एज दैट, बट दैट्स द बिग रिस्क हियर. या एंड 10 मिनट में मेरी एक रिकॉर्डिंग है, तो मे बी लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ रैप अप। दिस वारंट्स अ लॉन्गर डिस्कशन कि जी सिंध की सियासत में पीपीपी का क्या रोल है। अक्सर लोग सिंधी नेशनलिज्म और पीपीपी को इक्वेट कर देते हैं। पीपीपी रियासत का साथ देती है। पीपीपी एक कनेक्शन बनाती है अवाम का रियासत के साथ, एंड पीटीआई आई थिंक इज़ वाइंग टू बी द पीपीपी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इवन दो दे हैव मच ग्रैंडर एम्बिशंस on the federal government as well. But वो a government like PTI will always quell what the state of Pakistan thinks are the worst forms of Pashtun nationalism or the unacceptable forms of Pashtun nationalism. It's the same with PPP. They're able to co-opt Sindhi nationalism for their politics while keeping the more radical forms of Sindhi nationalists outside of uh, the mainstream as well. अच्छा जी, न्यूज़ रैप अप ये है कि खबर आई है कि अलीमा खान ने ऐसी की तैसी कर दी है पीटीआई की लॉयर्स की अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने बोला कि भाई आप लोग ऐसे ही मिलने जाते हैं, सिर्फ 2 लोग मिलने जाएँगे। नईम पंचोदा जो हैं, जो बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन है, इवन दो बुशरा खान भी गलत नहीं होना चाहिए, अब आई डोंट नो इफ शी चेंज्ड हर नेम। फिर उन्होंने जाके इमरान खान से शिकायत की है। तो ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उज़ैर आप ये कैसे देख रहे हैं कि पहले हमने देखा बुशरा बीबी ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भी ज़लील कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर वो वापस आ गए। अब ये नईम पंचोदा जो हैं, वो अभी बहुत नुमायाँ नज़र आए थे, फिर वो उनके साथ क्या हुआ, शेर अफ़ज़ल मरवत को पार्टी से निकाल दिया।
तो ये लॉयर्स का एक विंग है, एक पॉलिटिशियंस का विंग है, उनकी आपस में नहीं बनती, एंड देन अलीमा खान एंड बुशरा बीबी की रिपोर्टेडली नहीं बनती। आप ये ग्रुपिंग वगैरह मसले मसाइल कैसे देख रहे हैं पीटीआई में? मुझे लगता है कि ये बाय डिज़ाइन है और ये पीटीआई का जो है एक तरह से ऑपरेटिंग मॉडल हम्म, काफ़ी टाइम से जब हुकूमत में थे तब भी ये था। अब क्योंकि खान साहब जेल में हैं तो ये थोड़ा बढ़ गया है और किसी हद तक मुझे लगता है इमरान खान ऑल्सो वांट्स इट टू बी लाइक दिस, ताकि ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्टी के अंदर ना उभर के सामने हम्म, आए। इट इज़ वेरी ट्रम्पियन इन दैट हम्म, सेंस ऑफ हिज अप्रोच के आपस में डिवाइड रहे पार्टी के अंदर और इख्तलाफ बढ़ता रहे। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर द पार्टी, स्पेशली जो पार्टी की बेस है, जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनको हम्म। ये बात उनके लिए अच्छी नहीं है कि पार्टी के अंदर ये लड़ाई हो रही है, बट आई थिंक दिस इज बाय डिज़ाइन। ऑन द फ्लिप साइड एलाइज के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेवियर नहीं है। हम लोग बार-बार कहते हैं कि लोगों को साथ लेकर आना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने बोल दिया कि किसी को हमारे साथ नहीं आना तो ना आए, तो मौलाना कोई फजलुर एहसान रहमान के नहीं साथ कर जो रहा। उनके हाँ, एहसान नहीं कर रहा, तो उनके डिस्कशंस जो हो रहे थे वेयर ऑन आइस। तो इमरान फिर सलमान अकरम राजा ने बोला कि इमरान खान ने भी यही बोला। तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के मैं एक सुन रहा था उनको, वो भी नाराज़ लग रहे थे। उन्होंने बोला ऐसे ही है तो ऐसे ही है फिर। तो नॉट ओनली रीचिंग आउट टू पार्टीज़ दैट ही डज़ नॉट लाइक, और ख्वाजा हसन ने अभी ये भी बोला कि जब पिछली दफ़ा टेररिज़्म हुआ था और सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही थी, तो जनरल बाजवा 1 घंटा बैठे इमरान खान के पास कि भाई आकर बात कर लो। उन्होंने बोला नहीं, नहीं है। ऑपोज़िशन के लीडर्स हैं, मैं यहाँ के बात भी नहीं करूँगा इन लोगों के साथ, इवन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो how do you see this not being able to sit with allies, and how what's your take on PTI's involvement right now in potentially a national action plan, even though I think ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये नेशनल एक्शन प्लान भी हम बार-बार रिपीट करते रहते हैं, अब उसकी भी इफेक्टिवनेस क्या होगी गॉड नोज़। आई थिंक पीटीआई का जो मेन फेलियर रहा है पिछले 2-3 सालों में वो रहा हुँ, ये है कि उसने, और खान साहब बाय एक्सटेंशन, बिकॉज खान इमरान खान इज़ द पीटीआई, उन्होंने सही मौके देख कर अलायंसेस नहीं बनाए, इवन दो ही मे नॉट लाइक द पीपल, बट यू नीड टू फॉर्म अलायंसेस इन पॉलिटिक्स टू मेक समथिंग हैपन, एंड दैट्स द ट्रेजिडी ऑफ द सिस्टम राइट नाउ, कि जो सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की और उसका जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है, वो तालिबान से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहा है हमेशा, दहशतगर्दों के साथ, एज़ अपोज़्ड टू करप्ट इन हिज़ ओन वेज़, करप्ट कॉम्प्रोमाइज़्ड पॉलिटिकल सिविलियन लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग जिनके हाथों पर एपीएस के बच्चों का खून है, उनसे आप नेगोशिएट कर लेंगे, उनसे हाथ मिला लेंगे, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, चाहे आपको जितने भी नापसंद हों, नुमाइंदे तो हैं ना, अवाम के इलेक्शन जीतते हैं, फॉर्म 47 का हो या उससे पहले हो, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इलेक्शन जीतते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं कंस्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान की, उनसे आप हाथ में, दैट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी टू मी। जबकि अगर करप्शन इश्यू होता तो आप परवेज़ इलाही को हेड नहीं बनाते, जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। लेट्स जस्ट रन थ्रू द रेस्ट ऑफ आवर रन डाउन टुडे। एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ के खिलाफ। हम बार-बार कह रहे हैं जो पीका आया है ये इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें करता रहेगा। कराची की एक लड़की थी, उसको फ़ेसबुक पर पटाया एक लड़के ने मियाँ चन्नू से, उसको बुलाया फिर टॉर्चर करके उसका कत्ल कर दिया। शादी के वादे किए हुए थे, उसके लिए लड़की गई थी। अ, टेरिबल। हॉरिफिक। या अ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे आइस ने रेड कर दिया है, उनको ईमेल भी आई कि अच्छा कोई अरेस्ट नहीं हुआ। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खत भी लिखा है कि जो फंडिंग वगैरह है वो हम रोक देंगे। आपके जो हैमिल्टन हॉल में प्रोटेस्ट हुई थी, अगर आप उसके खिलाफ क्रैक डाउन ना करें तो जो फ्री स्पीच हम बोलते जा रहे हैं, साथ ही साथ कोलंबिया के जो ग्रेजुएट हैं मोहम्मद खलील, उनको आगे उठा लिया गया है। उनकी बीवी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि भई हमें पता भी नहीं है वो कहाँ पर हैं। तो इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक नाज़ी जर्मनी या पाकिस्तान वाला हाल हो रहा है, और वो हो रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। लाइक
symbol of American education. Uzair, what's happening at Columbia? So Mahmoud is in Louisiana right now. जज ने फाइनली ऑर्डर किया कि उनके लॉयर्स से उनकी बात कराई जाए. ये केस चलेगा और ये आगे बढ़ेगा. इसकी एक दो स्निपेट्स मैं आपको शेयर कर दूं विच आर वेरी आयरॉनिक एंड ट्रैजिक इन देयर ओन वे. कि जिस अथॉरिटी के तहत उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल किया गया है वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक अथॉरिटी है जहां वो पर्सनली डिटरमिन कर सकते हैं कि कोई शख्स जिसके पास ग्रीन कार्ड है उसका ग्रीन कार्ड स्ट्रिप किया जाए क्योंकि उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं अमेरिका के अंदर वो एक डेंजर हैं या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती हैं अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए. ये क्लॉज है, एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है इसका. तो सवाल पैदा होता है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कब का. ये मैकार्थी एरा का हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है जहां no but no yeah really but here's the irony, the tragic irony of all of this. जब इसका इस्तेमाल उस जमाने में किया गया था वो उन लोगों के खिलाफ किया गया था जो कि ईस्टर्न यूरोपियन जूस थे, यानी कि ईस्टर्न यूरोप से हॉलोकॉस्ट से भाग के अमेरिका आए हुए यहूदी थे जो मैकार्थी एरा में जिन्हें कहा जाता था कि ये सोशलिस्ट्स हैं. तो जो काले तरीके से यहूदियों के खिलाफ जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे उनको टारगेट किया गया था, ये प्रेसिडेंट है जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है महमूद खलील. और आने वाले दिनों में शायद खुदा ना करे लेकिन लाइकली है और ऐसे लोगों पर जो कि प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे. तो द ट्रैजिक आयरनी हियर इज के जो प्रो इजराइल लॉबी है जो कि इनकरेज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को ये सारे काम करने में, वो उसी प्रेसिडेंट का जो है वो सहारा ले रही है जो कि 50s के अंदर हॉलोकॉस्ट सर्वाइविंग जूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था. दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ. ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई 22 स्टूडेंट्स है कोलंबिया के जिनकी डिग्रीज रिवोक की जा रही हैं जस्ट फॉर प्रोटेस्टिंग. नॉट दैट अमेरिका हैज ऑलवेज बीन ग्रेट बट इवन जो पिछले कुछ सालों का अमेरिका है अनरिकग्नाइजेबल लग रहा है कि अमेरिका में ये हो रहा है. मतलब एक्सट्रीमली ट्रैजिक. यूक्रेन ट्रूस, पुतिन प्लेज हार्ड बॉल. उज़ैर, इसके अंदर ऑफ कोर्स यूक्रेन ने अग्री किया सऊदी अरेबिया में कि हम 30 डे का ट्रूस अमेरिका पुश कर रहा है उसे अग्री करते हैं. अमेरिका ने फिर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन रिज्यूम कर दी. पुतिन के पास वो प्रपोजल गया. पुतिन ने कहा भाई ये 30 दिन का जो ट्रूस है ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है यूक्रेन को रीओरिएंट करने के लिए, उनकी फोर्सेस को रीमोबिलाइज करने के लिए, तो हम अभी नहीं रुकेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेशल ऑनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो मॉस्को में मीटिंग्स करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट पुतिन को ये बात ऑफ कोर्स सब कह रहे थे डीसी में भी कि वो भी एक ज़बरदस्त नेगोशिएटर है. उसे मालूम है कि ट्रंप ने सारा की सारी लेवरेज तो पहले से ही दे दी यूरोप और यूक्रेन से लड़ाई करके, तो अब क्यों इतनी आराम से ट्रूस अग्री करे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर. हमारी अपसर्ड न्यूज ऑफ द वीक ये है कि जो प्राइवेट गार्ड और प्राइवेट मिलिशियाज डाले में लोग डालकर फिर रहे होते हैं. लाहौर में एक अंडरपास में इसने गोली चला दी गाड़ी के ऊपर. जो बंदा बाहर आया वो क्लेम करता है दूसरी गोली मेरे पे चलाने वाला था. पता नहीं कौन, ये शेर का बच्चा था. उसने देखा कि सारे गार्ड्स हैं गोलियों के साथ तो वो चढ़ गया उस पर. उसने गार्ड को पकड़ लिया, फिर बाकी गार्ड्स आए उसको बचा कर लेकर गए. तो कराची में भी हमने हाल ही में इंसिडेंट देखा था बोर्ड बेसन पे एक गाड़ी के आगे इन्होंने बड़ी गाड़ी खड़ी करके उतर के उसको मारा. तो ये जो प्राइवेट गार्ड रखते हैं लोग और अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से टू देम. सो ऑन अ पर्सनल नोट ये मेरे साथ भी हो चुका है कुछ सालों आपको पहले थप्पड़ पड़ कराची चुकी में. है? नहीं, बंदे ने शॉटगन लोड कर दी थी सिक्योरिटी गार्ड ने. सीन ये था कि तारिक रोड पे मेरी नानी रहा करती थी और वहाँ पार्किंग मैं नीचे कर रहा था. तो ट्रैवल एजेंसी जिसकी दुकान थी उस स्पॉट के सामने उसने फजूल में कोन्स रखी हुई थी पार्किंग ब्लॉक करने के लिए कि साहब जब 2 बजे आएंगे तो हम उनकी गाड़ी यहाँ ही खड़ी होगी. मैंने कहा उसे भाई हटाओ इसको, ये पब्लिक पार्किंग है और जगह खड़ी है और वैसे भी हम मैं ऊपर ही रहता हूँ तो अगर साहब आए और नाराज़ हों तो मुझे घंटी बजा देना, मैं बात कर लूँगा उनसे. वो बंदा जो है वो बदतमीजी से सिक्योरिटी गार्ड बात कर रहा था कि नहीं हमारी जगह ये वो. मैंने कहा यार तुम्हारी जगह नहीं, हटाओ इसको कोन को. और मैं खुद हटाने लगा कोन को तो उसने शॉटगन लोड कर ली. उतनी देर में अंदर से जो मैनेजर था वो बाहर आ गया. तो वो मेरी नानी को जानता था तो उसने अपोलोजाइज़ किया और गार्ड को कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने शॉटगन लोड कर दी. बट यही होता है जब आप लोगों को बगैर ट्रेनिंग के असला पकड़वा देते हैं तो उनका मीटर शॉर्ट होता है और वो लोगों के ऊपर हथियार अपने चलाने में कोई सोचते नहीं है.
मेरी अंदर की पाकिस्तानी माँ बाहर आ रही है, बट इस स्टोरी में उज़ैर तुम्हारी गलती है यार, तुम व्हाई वुड यू जाके आगे खड़ी कर देते, ये फड्डा है कोई लेने वाला पाकिस्तान में। अड्डा नहीं अभी था, मैं उसको आराम से कह रहा हूँ भाई कौन हटा दे, अगर नहीं हटाता तो मैं खुद हटा देता हूँ, इस पे शॉटगन चलाने की क्या। कुछ महीनों पहले अभी वीडियो आई थी कि एक बंदा कोई इंस्टाग्राम रील या टिकटॉक बना रहा था, उसको गार्ड ने शूट कर दिया था, किसी बैंक के गार्ड ने किसी को शूट कर दिया था। पार्किंग के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेना, सॉरी उज़ैर, नो सिंपैथीज, दिस वन इज ऑन यू। विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है यहाँ पर ये दिस बेसिकली। अच्छा, दूसरी दिस अबसर्ड स्टोरी ये है कि भाई पीआईए प्लेन लाहौर लैंड होता है, उसका एक रियर पहिया मिसिंग है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लास्ट रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी वो अभी तक मिला नहीं है पहिया है कहाँ। तो ये हाल है पीआईए का। दूसरी स्टोरी ये, और तीसरी स्टोरी बट नहीं, क्योंकि इसमें मैं या ये हो कैसे सकता है? यही तो मैं सवाल है। हर रात सोने से पहले एक एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखता हूँ, हर रात। ये मेरी एक हॉबी क्यों है। भाई? ये मुझे वो जो ये नहीं नींद होते आती है अच्छी तरह? डिजास्टर, ग्रीन डॉट एविएशन, ये मेरे फेवरेट चैनल है। मैं हर रात एक एपिसोड देख के सोता हूँ। पायलट्स आर रिक्वायर्ड टू डू अ वॉक अराउंड द प्लेन बिफोर एवरी फ्लाइट। तो वो तो कह रहे हैं, रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कराची से जब ये प्लेन उड़ा तो पहिया मौजूद था, लाहौर उतरा तो पहिया गायब था। अभी नहीं पता बीच पहिए में आसमान में गिर गया पहिया, लैंड होते हुए निकल गया, किसी ने चोरी कर लिया, ये नहीं पता। यार मतलब इट्स आई नो नट्स। ये सेगमेंट ही absurd है, बट अगेन आई एम नॉट एन एविएशन एक्सपर्ट, बट बेस्ड ऑन माय every night watching that show, this is a huge safety risk कि एक लैंडिंग गियर का पहिया नहीं है, प्लेन डिरेल हो सकता है, थोड़ा भी वो इधर उधर रनवे से आगे हो गया, ये एक ह्यूमंगस रिस्क है। एंड एट द वेरी लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी ने जो है वो नट्स चेक नहीं किए उस टायर के। मतलब ये इतना बेसिक सा फेलियर है कि नट ढीला था तभी टायर गायब हुआ है ना, निकल गया। और तो जी उजैर, आप सुनाए जब इंडिया गए थे तो आप मेरे किसी के पास गए थे, रिलेटेड आप अपनी एक और पर्सनल इंडिया स्टोरी की सुनाना स्टोरी चाहते सुबह हैं? सुबह आई इंस्टाग्राम पे। वो ये है कि भाई इंडिया के शहर इंदौर में एक स्नेक हेयर ऑयल सेल्समैन है जो कहता है गंजों को मेरे पास तेल मौजूद है जिससे आपके बाल आ जाएंगे वापस। Massive crowd gathered for a magic hair oil in Indore. The man behind this frenzy, Salman from Delhi, claimed his special oil could cure baldness. News of his arrival spread fast, leading to massive crowds lining up from 6 a.m., causing severe traffic jams in the Dakachia area. However, as videos of the gathering went viral, Salman mysteriously vanished. Some of his associates were caught, but Salman was nowhere to be found. Reports suggest that he ran a similar operation in Meerut, selling a ₹20 potion and ₹300 oil, promising miraculous hair growth. Before disappearing, he assured Indore's crowd that he would return for another round. Hundreds of people went to the, और वीडियो हम चला देंगे, hundreds of हाँ people went to the event, और वहां से फिर वो पता चला कि ये तो लोगों को चे बनाता है। तो उधर पुलिस ने कार्रवाई की, उसके एसोसिएट्स को पकड़ा, लेकिन वो बंदा फरार हो गया। और कहने में आ रहा है कि इस बंदे ने पहले भी ऐसी कार्रवाइयां दूसरे शहरों में की हैं भारत के। तो भाई कितने गंजों पैसे को लिए चेना तुमसे? बनाए, गंजों को चेना बनाए और ये हरकतें ना करें। बट अच्छा, मैं दिस इतनी वाज द दफा अदर पूछा उजैर, स्टोरी। तुम लास्ट टाइम इंडिया क्यों गए थे, बताया ही नहीं तुमने, अब पता चला ये मुझे। इनसे मिलने गया था, इन्होंने मुझे चूना लगाया। ये इंदौर के जो है ना, इंदौर के लोग बड़े खराब हैं। तो जी उजैर, ये फॉर्मूला वन तीन में थी क्या हो रहा है? भाई। फार्मूला वन स्टार्ट्स दिस वीकेंड। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री से शुरुआत हो रही है। लुइस हैमिल्टन इज इन रेड फॉर फरारी। दैट विल बी अ गुड सीजन दिस ईयर। कंपेटिटिव होगा काफी। तो लेट्स सी, आई होप देयर आर मोर फार्मूला वन फैंस लिसनिंग टू दिस शो। और आपने लिखा है कि भाई शेर अफजल मरवत ने बड़ी फायरिंग की है पार्लियामान में, क्या हुआ है भाई? ये बाजवा किस खुशी में आजाद फिर रहा है? कोई खुशी होती नहीं? कितने जराइम इस शख्स ने किए हैं। आप लोगों को जो है फैज के जरिए इन्होंने सेल में डलवाया, अगवा किया है ना। कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया। पीटीआई के खंजर, पीठ में खंजर इसने घोंपा। लेकिन फार्मर आर्मी चीफ है तो पूरा ऐवान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। आपने देखी नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखी। आई थिंक तो लंबा डिस्कशन होएगा, डिस्कसिंग व्हाट ही एक्चुअली सेड, पर ही डिड नॉट कम स्लो। हम थोड़ी क्लिप चला देंगे। तो रफीउल्लाह साहब वेट कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट, मैंने उनको बता दिया कि अच्छा मैं 5 यार, मिनट लेट रन 2x कर रहा वाली हूँ। पे क्लिप नहीं चलाया करो, क्लिप आराम वाली चलाया करो ताकि लोग सुन सकें सही वो तरह। कॉपीराइट लग जाता है ना यार, अच्छा ओके, फिर सही है। तो ऑलराइट। कांट रियली अच्छा, रिस्क दैट। वेरी
वेरी क्विकली कीप एन आई ऑन सेगमेंट हमारा आखिरी सेगमेंट है न्यूज़ का। वो ये है कि भाई स्टॉक मार्केट करेक्शन टेरिटरी में अमेरिका में विच हैज़ बीन इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब मेरे पास इसका रेलेवेंस ये दे दूं कि कुछ देसी अंकल्स हैं अमेरिका में जिन्होंने ट्रम्प को इंडोर्स किया था, तो अब वो 3 चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं मैसेज करके कि भाई टैरिफ और स्टॉक मार्केट का क्या होगा, पाकिस्तान ट्रैवल बैन लगेगा नहीं लगेगा, तो हम क्या प्लान करें अपने रिश्तेदारों के लिए। और तीसरा वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो फेडरल गवर्नमेंट कट्स हो रही हैं इसका कॉन्ट्रैक्टर्स पे कितना होगा। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई आपने इंडोर्स किया था डोनाल्ड ट्रम्प को, तो आपके सामने है 2 महीने के अंदर उसका नतीजा। सो कीप एन आई आउट ऑन दैट। अफगानिस्तान पे हम बात कर चुके हैं और इस पे आई वांट योर टेक शहजाद कि गैविन न्यूसम कैलिफोर्निया के गवर्नर, उनके ऊपर लेफ्ट की तरफ से पुशबैक आ रहा है कि वो राइट विंगर्स को अपनी पॉडकास्ट पे इनवाइट करें। स्टीव बैनन केम ऑन हिज पॉडकास्ट मोर रिसेंटली। व्हाट्स योर टेक? करनी चाहिए गुफ्तगू स्टीव बैनन जैसे लोगों के साथ कि नहीं करनी चाहिए? यार इन जनरल तो मेरी यही राय है कि सबके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, बट स्टीव बैनन एक ही स्टेप नीचे हैं एलेक्स जोन्स से। सो बट सिर्फ बुलाना मसला है नहीं, बिल्कुल सिर्फ बुलाना मसला नहीं है, क्योंकि स्टीव बैनन एक खुद अपना प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं जिन पे वो काफी उनकी फॉलोइंग है, फिर वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा रह चुके हैं। who would be like a similar person to Steve Bannon in our ecosystem? Like शहबाज गिल को आप इनवाइट करेंगे अपनी पॉडकास्ट पे? यार शहबाज गिल की जबान बहुत मोहित पीरजादा, नफरत अंगेज है। मोहित पीरजादा। I would host Mohit Pirzada. I would host Mohit Pirzada. If Mohit Pirzada also had a government position, then I guess he would be your Steve Bannon equivalent, because I think Steve Bannon also poses as a right-wing intellectual, which he's not. तो सिर्फ बुलाने से तो मुझे नहीं मसला लगता। दो स्टोरीज फ्रॉम माय साइड, लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन पे न्यूज़ कवरेज हो रही है काफ़ी ज़्यादा। लेटेस्ट कवरेज जर्नल के अंदर है कि बाइनेंस, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूडिंग टेररिज्म ग्रुप्स की सपोर्ट की मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम था, उसके ऊपर ट्रम्प ख़ानदान के लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़रीदा जाए यूजिंग देयर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कनेक्ट्स एज अ की ड्राइवर के सेल का। वेरी गुड स्टोरी बाय द जर्नल। और दूसरी स्टोरी ब्लूमबर्ग में है चाइना के ऊपर कि किस तरह चीन जो है वो इंडिया को आउट मनूवर कर रहा है इंडियन ओशन एरिया के अंदर। वेरी गुड स्टोरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइट्स। हमने इस पे थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बात की। दिस टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल शुड चेक इट आउट एंड यू हैव 2 other और a few other recommendations। जी, जरा हटके की एपिसोड है डॉक्टर हसन अब्बास के साथ। आई वुड रेकमेंड वही कनाल इशू पे उन्होंने कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स दिए जो हम, क्योंकि वो वाटर एक्सपर्ट है, जिनके बारे में हम नहीं सोच रहे थे कि रिवर रावी और सतलुज जो हैं उस पे जो इंडिया गंदा पानी छोड़ रहा है, दोज द रिवर्स दैट वी गेव अवे टू इंडिया, उसकी जगह जो हमने कनाल्स लिए हैं उसमें जो वेस्ट होता है वो आता है। तो अगर आप बना भी देंगे और वहां से पानी लेंगे तो वो वेस्ट वाटर जिसके अंदर हैवी केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बोला साउथ पंजाब में जो हेल्थ एपिडेमिक हुआ है, हेल्थ डिजीजेज हो रही हैं, वो उस वजह से हो रही हैं। ये चीज़ तो हम देखते ही नहीं है, सोचते भी नहीं है कि वाटर टेस्ट कर लो कि भाई जो लोग पी रहे हैं वो क्या है। तो इससे जब आप फसल उगाएंगे भी इन हैवी केमिकल्स के साथ, तो वो फसल जो खाएगा उसका क्या हाल होगा, इतना दूर तो हम सोचते भी नहीं हैं। फिर हमने जो अभी बीएलए का जिक्र किया है, अगर आप तारीखी पस मंज़र लेना चाहते हैं तो ज़िया रहमान ने बड़ा अच्छा एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है लिस्टिंग सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड इन टेररिज्म इन द पास्ट एज़ वेल। पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ ऑफ द ट्रैक्स, कैन अथॉरिटीज़ रिक्लेम कंट्रोल, उसके भी लिंक्स हम आपको पोस्ट कर देंगे। और सारी नेगेटिव न्यूज़ के बाद मैं बस एक शाउट आउट देना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को। उन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए और ये सैयद रिजवान हैं जिन्होंने तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक ही तस्वीर में आपको गिलगित बल्तिस्तान में 4 स्नो लेपर्ड्स नज़र आ रहे हैं। और बड़े लोग जो वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट हैं, उन्होंने बोला बड़े टाइम के बाद हमने ये देखा है कि 4 स्नो लेपर्ड्स एक ही साथ एक तस्वीर में। तो दिस बोड्स वेल फॉर द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, क्योंकि हमें मालूम है कि इन डिपार्टमेंट्स की ना तो फंडिंग होती है ना कुछ होता है, और टेम्पटेशन बड़ी हाई होती है कि आप ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेडी एक्टिविटीज करें सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट डजंट फंड यू प्रॉपर्ली। तो आपने ये काम किया, सलूट है आपको, एंड यू आर
testament of public service to the people of Pakistan and to nature itself. स्पेशली जब पाकिस्तान में इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि मरी में 75 साल बाद एक लेपर्ड नजर आया, लोगों ने मार दिया। लोगों को मालूम नहीं है भाई क्या करें उसके बारे में, वो भी ट्रेनिंग करानी सिचुएशन में आप स्नो लेपर्ड्स को वापस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू द इकोलॉजी। थैंक यू सो मच। मारखोर के अलावा भी कोई जानवर हमें नजर आया? बिल्कुल बिल्कुल। और उस नोट पे मारखोर के बात आपकी अगली पॉडकास्ट है मारखोर और डालों से रिलेटेड, तो ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज।